अब देखिए यहाँ पे क्या बताया गया, डी नोवो पिरामिडीन एंड प्यूरिन सिंथेसिस। देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं तो क्या है, वेरियस इम्यूनोसप्रेसिव एंटी न्यूप्लास्टिक एंड एंटीबायोटिक ड्रग्स फंक्शन बाय इंटरफेयरिंग विद न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस। तो देखिए यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस हम देखें ना, मेनली तो हम न्यूक्लियोटाइड देखें कि न्यूक्लियोटाइड बनता है उससे, फिर यहाँ पे हमारा नाइट्रोजनस बेस दिखाए हम। तो न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस को इंटरफेयर करके हम बहुत सारे एंटीबायोटिक, एंटी न्यूप्लास्टिक और इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स बना लिए हैं, क्योंकि जब हम इसको इनहिबिट कर देंगे, ये नहीं बनेंगे तो हमको जो बैक्टीरिया है उसका बैक्टीरिया में हमको सेल डीएनए सिंथेसिस वगैरह मतलब उनका न्यूक्लिक मटेरियल नहीं बनेगा, इस वजह से वो आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से न्यू प्लास्टिक कंडीशन है, वहां पे अगर हम इसको इनहिबिट कर देंगे तो यहाँ पे जब ये न्यूक्लियोटाइड नहीं बनेंगे तो डीएनए आगे सिंथेसिस नहीं होगा, इस वजह से सेल जो है जो बहुत अनप्रोलिफरेटिव ग्रोथ कर रहा था, ये सेल की ग्रोथ रुक जाएगी। इसी तरीके से हम इम्यूनोसप्रेसिव तौर पे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब हम सेल सिंथेसिस को इनहिबिट कर देंगे तो जब सेल सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगी तो टी सेल और बी सेल यानी इम्यून सेल जो है वो भी नहीं बन पाएंगे, इस वजह से इम्यूनोसप्रेसिव में भी ये रोल प्ले करती हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको इनहिबिट करते हैं और ये करते हैं। तो ये ओवरऑल बता दिया गया। अब देखिए हम कैसे कौन सी ड्रग कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले बताया गया पायरिमिडीन सिंथेसिस। तो पायरिमिडीन सिंथेसिस सबसे पहले होती कहाँ, तो देखिए लीवर में होती है, ठीक है। तो लीवर में होती है और साइटोसोल और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों जगह होती है। हम पहले बता गया है कि साइटोसोल और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों जगह होती है और ये लीवर में होती है। और लीवर में देखिए अब होती है तो यहाँ पे हम एक ड्रग इस्तेमाल करते हैं जिसको हम बोलते हैं लिफ्लोनामाइड, ठीक है। तो लिफ्लोनामाइड ये क्या करती है, इनहिबिट डिहाइड्रोओरोटेट डिहाइड्रोजिनेस। यहाँ पे देखिए दिखाया गया, ये देखिए यहाँ पे देखिए एक स्टेप में दिखाया गया था ना, कार्बोमाइल फास्फेट को यहाँ पे सीधा ओरेटिक एसिड में कन्वर्ट किया गया था, इस वजह से यहाँ पे लिफ्लोनामाइड को यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे दिखा दिया गया था। लेकिन जब हम इसको ब्रेक किए ना तो यहाँ पे देखा है पहले एंजाइम हमारे पास जो होता है ये एस्पार्टेट ट्रांसकार्बोमाइलेज होता है, इस पे कोई रोल नहीं होता है इसका लिफ्लोनामाइड का। इसी तरीके से एस्पार्टेट ट्रांसकार्बोमाइलेज का दूसरा एंजाइम जो हमारे पास आता है ये डिहाइड्रोओरोटेट आता है, जो कि डिहाइड्रोओरेटिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। तो पता चला कि इस डिहाइड्रोओरेटेट पे भी लिफ्लोनामाइड का कोई काम नहीं। तो लिफ्लोनामाइड जो असल काम करती है ना, ये जब डिहाइड्रोओरेटिक एसिड ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में डिहाइड्रोओरेटिक एसिड पे डिहाइड्रोओरेटेट डिहाइड्रोजिनेज वर्क करता है तो ये ओरेटिक एसिड में कन्वर्ट होता है। लेकिन जब हम लिफ्लोनामाइड दे देते हैं ना तो लिफ्लोनामाइड जो होती है इसी डिहाइड्रोओरेटेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को इनहिबिट कर देती है। जब इनहिबिट कर देती है तो ओरेटिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं होता है। अब जब ओरेटिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं होगा तो क्या होगा कि ये पूरे आगे यूरिडीन मोनोफॉस्फेट भी नहीं बनेगा, ये वाला न्यूक्लियोटाइड भी नहीं बनेगा। इसी तरीके से देखिए हमारा ये साइटिडीन मोनोफॉस्फेट भी नहीं बनेगा और ना ही डीऑक्सीथाइमिडीन मोनोफॉस्फेट, कुछ भी नहीं बनेगा। तो सारा नहीं बनेगा तो सेल साइकिल पूरी रुक जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे लिफ्लोनामाइड ये बहुत ही हेल्पफुल होती है। इसी तरह से इसका इस्तेमाल हम रूमेटाइड अर्थराइटिस और इसी तरीके से सोरियाटिक अर्थराइटिस वगैरह में करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इम्यून सप्रेशन का रोल प्ले करती है और ऑटो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं होने देती है, ठीक है। तो लिफ्लोनामाइड का इस्तेमाल इस तरीके से हम करते हैं और इसका मैकेनिज्म हम बता दिए। तो लिफ्लोनामाइड की हम बात कर लिए तो देखिए यहाँ पे ये बताया गया इनहिबिट डिहाइड्रोओरेटेट डिहाइड्रोजिनेज, तो ये डिहाइड्रोओरेटेट डिहाइड्रोजिनेज को ही ये इनहिबिट कर देती है लिफ्लोनामाइड। उसके बाद देखिए पिरामिडीन सिंथेसिस में दूसरी जो ड्रग होती है इसको यहाँ पे बताया गया 5-फ्लोरोयूरासिल। तो 5-फ्लोरोयूरासिल को इस तरह लिख दिया गया और ये क्या करती है तो देखिए बताया गया कि 5-फ्लोरोयूरासिल एंड इट्स प्रोडक्ट। तो 5-फ्लोरोयूरासिल की प्रोडक्ट जो होती है जिसको हम कैपेसिटाबाइन बोलते हैं, तो ये देखिए इसकी प्रोडक्ट है और ये क्या करते हैं फॉर्म 5-फ्लोरोडीऑक्सीरोडिन मोनोफॉस्फेट। तो ये बना लेती है 5-फ्लोरोडीऑक्सीरोडिन मोनोफॉस्फेट और जो 5-फ्लोरोडीऑक्सीरोडिन मोनोफॉस्फेट बनता है ये इनहिबिट कर देता है थाइमिलिडेट सिंथेसिस को, ठीक है। तो जब थाइमिलिडेट सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है इस वजह से क्या होता है कि डीऑक्सीथाइमिडीन मोनोफॉस्फेट कम हो जाता है। देखिए यहाँ पे दिखाएं हम, यहाँ पे देखिए ये हमारा थाइमिलिडेट सिंथेसाइज एंजाइम है और इसमें 5-फ्लोरोयूरासिल और इसकी प्रोड्रग जिसको हम कैपेसिटाबाइन बोलते हैं ये वर्क करती है और इसको इनहिबिट कर देती है। जब इसको इनहिबिट कर देंगे तो ये क्या है डीऑक्सीयूरिन मोनोफॉस्फेट ये डीऑक्सीथाइमिडीन मोनोफॉस्फेट में नहीं कन्वर्ट होगा, इस वजह से डीएनए की सिंथेसिस जो होगी ये स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। तो डीएनए की सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी, इस वजह से सेल साइकिल इनहिबिट हो जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम यहाँ पे इसका 5-फ्लोरोयूरासिल का इस्तेमाल करते हैं और इसीलिए इस 5-फ्लोरोयूरासिल का इस्तेमाल हम कैंसर की कंडीशन में करते हैं, ठीक है। जैसे कैंसर की कंडीशन हमारे कोलन कैंसर है, इस तरीके से पैनक्रियाटिक कैंसर है, बेसल कैंसर है, ठीक है, बेसल सेल कार्सिनोमा, इन सारी कंडीशन में हम करते हैं इसका इस्तेमाल और ये डीएनए की सिंथेसिस स्टॉप कर देती है, तो सेल साइकिल इनहिबिट हो जाती है। तो 5-फ्लोरोयूरासिल का इस तरीके से हम एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग बनाने में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग के तौर पर 5-फ्लोरोयूरासिल इस तरीके से वर्क करती है। तो ये हो गया हमारा पिरामिडीन सिंथेसिस में दो ड्रग जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, इसका हम इस्तेमाल कैसे करते हैं और ये मैकेनिज्म इसका क्या होता है। अब आइए हम बात करते हैं प्यूरिन सिंथेसिस की। तो देखिए प्यूरिन सिंथेसिस में ये कहाँ होता है तो अकर्स इन ऑल ऑर्गन। तो ये पूरी बॉडी में ना, पूरी बॉडी में हर जगह चलता है। तो ये पिरामिडीन सिंथेसिस, तो ये प्यूरिन सिंथेसिस पूरी बॉडी में चलता है, लेकिन ये ब्रेन, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी ये तीन जगह नहीं चलता है। तो ब्रेन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी में यहाँ पे नहीं चलता है। तो यहाँ पे डीएनए वगैरह की फॉर्मेशन कैसे होती है तो देखिए आरबीसी वगैरह में क्या है कि न्यूक्लियस ही नहीं होता है, लेकिन हमारे ब्रेन में क्या है कि ब्रेन में हमारे ये जो सैल्वेज पाथवे ना, इस सैल्वेज पाथवे वगैरह से हमारे प्यूरिन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो प्यूरिन का फॉर्मेशन सैल्वेज पाथवे से ब्रेन में होता है। ब्रेन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी हर जगह प्यूरिन का फॉर्मेशन ऐसे ही होता है। तो हम प्यूरिन की लोकेशन बता दिए कहाँ बनता है और
ब्रेन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये फुल्ली तौर पे सैल्वेज पाथवे पे डिपेंड करते हैं। और उसका फिर यहाँ पे देखिए कौन सी ड्रग होती है, तो प्यूरिन सिंथेसिस देखिए हम यहाँ पे ये बताया ऐसा होता है। और यहाँ पे सबसे पहले बताया गया 6 मर्केप्टोप्यूरिन, ठीक है, तो 6 MP जिसको हम बोलते हैं, एंड इट्स प्रोडक्ट जिसको एजाथायोप्रिन, ठीक है, तो ये और इसकी प्रोडक्ट एजाथायोप्रिन ये क्या करती है, इनहिबिट डी नोवो प्यूरिन सिंथेसिस। तो देखिए डी नोवो प्यूरिन सिंथेसिस जो है ना, ये डी नोवो यानी न्यू तरीके से प्यूरिन की जो सिंथेसिस हो रही है इसको इनहिबिट कर देते हैं। और कैसे इनहिबिट करते हैं, तो यहाँ पे एंजाइम जो प्रेजेंट होता है इसको देखिए क्या है, गुआनिन फास्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज, ठीक है, तो गुआनिन फास्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज जिसको हम फास्फोराइबोसाइल पायरोफॉस्फेट अमाइडो ट्रांसफरेज भी बोलते हैं, इसको इनहिबिट कर देती हैं। तो यहाँ पे देखिए हम दिखाए थे, ये देखिए फास्फोराइबोसाइल पायरोफॉस्फेट ग्लूटामाइल अमाइडो ट्रांसफरेज, ये जो एंजाइम है इसी को इनहिबिट कर देती है 6 मेरकेप्टोप्यूरिन, ठीक है, तो 6 मेरकेप्टोप्यूरिन या इसी तरीके से इसकी प्रोडक्ट जो है एजाथायोप्रिन, ये इसको इनहिबिट कर देती है। जब इसको इनहिबिट कर देती है तो ये फास्फोराइबोसाइल पायरोफॉस्फेट को फास्फोराइबोसाइल अमाइन में कन्वर्ट नहीं कर पाता है, अमाइन में नहीं कन्वर्ट कर पाएगा, इस वजह से आइनोसाइटिल मोनोफॉस्फेट नहीं बन पाएगा, आगे की पूरी स्टॉप रुक जाएगी, ठीक है, आगे की पूरी स्टेज रुक जाएगी, यानी एडेनिन मोनोफॉस्फेट इसी तरीके से गुआनिसिन मोनोफॉस्फेट ये नहीं बनेंगे, यानी यहाँ पे हमारा प्यूरिन की सिंथेसिस पूरी स्टॉप हो जाएगी। तो ये इस तरीके से 6 मेरकेप्टोप्यूरिन और एजाथायोप्रिन ये और इसी तरीके से मेथोट्रेक्सेट वर्क करती हैं। तो यहाँ पे यही बताया गया कि ये इनहिबिट डी नोवो प्यूरिन सिंथेसिस बाय इनहिबिटिंग गुआनिन फास्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज जिसको हम फास्फोराइबोसाइल पायरोफॉस्फेट अमाइडो ट्रांसफरेज बोलते हैं, इसको इनहिबिट कर देती है। इस वजह से ये स्टेप यहाँ पे नहीं आ पाती है। उसके बाद फिर देखिए यहाँ बताया गया एजाथायोप्रिन के बारे में, जो इस 6 मेरकेप्टोप्यूरिन की प्रोड्रग है, बताया गया एजाथायोप्रिन इज मेटाबोलाइज्ड वाया प्यूरिन डिग्रेडेशन पाथवे। तो ये एजाथायोप्रिन जो होती है ये प्यूरिन डिग्रेडेशन पाथवे से मेटाबोलाइज हो जाती है। यहाँ पे देखिए प्यूरिन डिग्रेडेशन पाथवे क्या है कि यहाँ से देखिए न्यूक्लिक एसिड है, इसके डिग्रेडेशन पाथवे से देखिए यहाँ से ये ऐसे होकर इस तरीके से भी आगे हम बात करेंगे, ये ऐसे यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और ये हमारी बॉडी से निकल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से प्यूरिन जो होती है डिग्रेड हो जाती है और इसी प्यूरिन डिग्रेडेशन पाथवे से हमारी एजाथायोप्रिन जो होती है ये भी ब्रेक डाउन हो जाती है। तो यहाँ पे ये बताया गया कि एजाथायोप्रिन जो होती है ये मेटाबोलाइज्ड बाय प्यूरिन डिग्रेडेशन पाथवे एंड कैन लीड टू इम्यूनोसप्रेशन व्हेन एडमिनिस्टर्ड विद ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। तो देखिए ये एजाथायोप्रिन के बारे में एक्स्ट्रा क्या बताया जाए कि पहले तो इसका मेटाबोलाइज बताया जाए कि ये इस प्यूरिन डिग्रेडेशन पाथवे से मेटाबोलाइज हो जाती है, लेकिन फिर भी इसका इस्तेमाल हम इम्यूनोसप्रेशन के तौर पे करते हैं। और इम्यूनोसप्रेशन के तौर पे कैसे करते हैं, तो इसको अगर हमको इम्यूनोसप्रेशन के तौर पे देना है ना, तो इसको हमको एडमिनिस्टर करना पड़ता है ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर के साथ, ठीक है। क्यों ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर के साथ इसको देना पड़ता है, क्योंकि अगर हम वैसे देंगे ना एजाथायोप्रिन को, तो यहाँ पे देखिए एजाथायोप्रिन को देंगे तो ये जो है एजाथायोप्रिन न्यूक्लिक एसिड का जो डिग्रेडेशन पाथ है इसी पाथवे से ये ब्रेक डाउन हो जाएगी, इसका बहुत ज्यादा हमको एजाथायोप्रिन का मतलब नहीं निकलेगा। लेकिन जब एजाथायोप्रिन के साथ साथ हम यहाँ पे देखिए ये ज़ैंथीन ऑक्सीडेज जो है ना, ज़ैंथीन ऑक्सीडेज जैसे एलोपेरिनॉल और फिबोक्सटेट जो है इन दोनों को अगर दे देंगे तो ये जो इसका डिग्रेडेशन हो रहा था इस प्यूरिन डिग्रेडेशन पाथवे से, इस तरीके से एजाथायोप्रिन का भी डिग्रेडेशन रुक जाएगा, क्योंकि ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इसी का डिग्रेडेशन कर देते हैं, तो एजाथायोप्रिन का भी डिग्रेडेशन रुक जाएगा। इस वजह से एजाथायोप्रिन जो होगा अपना वर्क अच्छे से कर पाएगी और एज ए इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट काम कर पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे यही बताया गया एजाथायोप्रिन के बारे में, ठीक। तो इसी वजह से इस एजाथायोप्रिन का भी इस्तेमाल हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस में करते हैं, पैनक्रियाटिक कैंसर वगैरह में करते हैं, ठीक है। तो ये हम पूरा बता दिए इसका मैकेनिज्म कि किस तरीके से ये वर्क करती है। तो ये हमारा प्यूरिन सिंथेसिस में ये 6 मेरकेप्टोप्यूरिन और एजाथायोप्रिन की बात हो गई। अब यहाँ पे हम बात करते हैं माइकोफेनोलेट और रिबाविरिन की, ठीक है। तो माइकोफेनोलेट और रिबाविरिन ये देखिए क्या करते हैं, इनहिबिट आइनोसाइन मोनोफॉस्फेट डिहाइड्रोजनेट, ठीक है। देखिए आइनोसाइन मोनोफॉस्फेट डिहाइड्रोजनेट यहाँ पे देखिए हम दिखाए, ये देखिए ये एंजाइम जो होता है इसको बोलते हैं आइनोसिन मोनोफॉस्फेट डिहाइड्रोजेनेज एंजाइम, इसी को जो होती है ये माइकोफेनोलेट और रिबाविरिन इनहिबिट कर देती हैं। जब ये इसको इनहिबिट कर देंगी तो यहाँ पे दिखाएगा कि ये नहीं बनेगा, बल्कि बीच में ये जो ज़ैंथीन मोनोफॉस्फेट था ये भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो ज़ैंथीन मोनोफॉस्फेट नहीं बनेगा, इस वजह से ये हमारा गुआनिन मोनोफॉस्फेट भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी माइकोफेनोलेट और रिबाविरिन वर्क करती हैं। यही यहाँ पे बताया गया कि ये इनहिबिट कर देती हैं आइनोसाइन मोनोफॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज को। और इसी वजह से इस म्यूकोफिनोलेट का भी इस्तेमाल हम रूमेटिक डिजीज में करते हैं, ठीक है। तो रूमेटिक डिजीज में हम इसको म्यूकोफिनोलेट और रिबाविरिन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा पूरा हो गया प्यूरिन सिंथेसिस और पिरामिडिन सिंथेसिस, दोनों के स्पेशल जो एजेंट्स हैं, कौन सी प्यूरिन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है और कौन सी पिरामिडिन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, हम यहाँ पे ये बता दिए। और अब हम बात करते हैं प्यूरिन एंड पिरामिडिन सिंथेसिस की, ठीक है। प्यूरिन और पिरामिडिन सिंथेसिस में सबसे पहले देखिए हाइड्रोक्सी यूरिया बताया गया, हालांकि मुझे ये नहीं समझ में आया इसको क्यों यहाँ बताया गया है, इसको यहाँ पे बताया जाना चाहिए था, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोक्सी यूरिया जो होती है ये हमारी पिरामिडिन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, प्यूरिन सिंथेसिस को नहीं इनहिबिट करती है, लेकिन फिर भी इसको यहाँ बताया गया तो हम बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हाइड्रोक्सी यूरिया जो होती है ये इनहिबिट राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज, तो देखिए राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज को ये इनहिबिट कर देती है। इस वजह से यूरिडीन डाइफॉस्फेट जो होता है
डीऑक्सी यूरिडीन डाइफॉस्फेट में नहीं कन्वर्ट हो पाता है, ठीक है। तो ये वाले स्टेप को ये हाइड्रोक्सी यूरिया इनहिबिट कर देती है। इस वजह से यहाँ पे देखिए मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बहुत ज्यादा कॉज करती है, क्योंकि यहाँ पे देखिए यूरिडीन डाइफॉस्फेट या यूरिडीन मोनोफॉस्फेट तो बनेगा ही, इस वजह से साइटोप्लाज्मिक मैच्योरेशन अच्छे से होगा, लेकिन न्यूक्लियर मैच्योरेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो न्यूक्लियर मैच्योरेशन नहीं होगा और साइटोप्लाज्म बढ़ जाएगा, इस वजह से बहुत ज्यादा कॉज करती है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, इस वजह से बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में, ठीक है। तो ये हाइड्रोक्सी यूरिया जो होती है ये पिरामिडीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, लेकिन यहाँ पे कंबाइन करके बताया गया, यानी कंबाइन में। तो अगर आपको वो है तो आप बताएं कि उसको कंबाइन में बताया गया, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ दिया, ठीक। तो ये चीज हो गई। और उसका फिर देखिए यहाँ पे मेथोट्रेक्सेट बताया गया, मेथोट्रेक्सेट इसी तरीके से ट्राइमेथोप्रिम और पायरिमिथामाइन, ठीक है। तो ये देखिए 3 ड्रग्स ये कहाँ पे और करती हैं, इनहिबिट डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। तो ये डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनहिबिट करती हैं। यहाँ पे देखिए देखिए डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, ये देखिए डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज है। यहाँ पे देखिए मेथोट्रेक्सेट, ट्राइमेथोप्रिम और पायरिमिथामाइन, ये तीनों ड्रग्स होते हैं, इसको इनहिबिट कर देती हैं। और जब इसको इनहिबिट कर देंगे तो ये डाइहाइड्रोफोलेट जो है ये टेट्राहाइड्रोफोलेट में नहीं कन्वर्ट होगा, और जब टेट्राहाइड्रोफोलेट में नहीं कन्वर्ट होगा तो ये मिथिलीन टेट्राहाइड्रोफोलेट नहीं बनेगा, और जब मिथिलीन टेट्राहाइड्रोफोलेट नहीं बनेगा तो ये डीऑक्सी यूरिडीन मोनोफॉस्फेट ये डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट में नहीं कन्वर्ट होगा। इस तरीके से न्यूक्लियर मैच्योरेशन नहीं हो पाएगा, यानी थाइमिन का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो न्यूक्लियर मैच्योरेशन नहीं होगा, जो कि हम बहुत अच्छे से डिटेल में बता के आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा मिथिलीन टेट्राहाइड्रोफोलेट है ये नहीं बन पाएगा, क्योंकि यहाँ से ये डाइहाइड्रोफोलेट जो है ये डाइहाइड्रोफोलेट ये टेट्राहाइड्रोफोलेट में नहीं बनेगा, तो ये वाली साइकिल जो है ये स्टॉप हो जाएगी। तो इस तरीके से मेथोट्रेक्सेट ये सेल साइकिल को और खासतौर से डीएनए की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मेथोट्रेक्सेट, ट्राइमेथोप्रिम और पायरिमिथामाइन का, ठीक। तो यहाँ पे देखिए बताया गया कि डिक्रीज डीऑक्सीथाइमिडीन मोनोफॉस्फेट इन ह्यूमंस। तो ह्यूमंस में डीऑक्सीथाइमिडीन मोनोफॉस्फेट कम कर देती है। तो ये कौन सी ड्रग होती है, मेथोट्रेक्सेट। तो मेथोट्रेक्सेट देखिए जब इस स्टेप को स्टॉप कर देती है तो ह्यूमन पे हम मेथोट्रेक्सेट का इस्तेमाल करते हैं। तो यानी ह्यूमन के जो फंक्शन है, यानी ह्यूमन की जो सेल साइकिल है, इसको मेथोट्रेक्सेट से इस्तेमाल कर रोकते हैं। इसी तरह से ये ड्रग ऑफ चॉइस कई कंडीशन में होती है, जैसे देखिए हमारी रूमेटॉइड अर्थराइटिस में ड्रग ऑफ चॉइस होती है। इसी तरीके से एक्टोपिक प्रेगनेंसी की कंडीशन में भी हमारी ड्रग ऑफ चॉइस होती है। इसी तरीके से ये मोलर प्रेगनेंसी की कंडीशन में, या इसी तरीके से कोरियो कार्सिनोमा, ठीक है। इन सारी कंडीशन में क्या होता है कि हमको सेल की जरूरत नहीं होती है, तो ये देखिए इन सारे को हम इनहिबिट कर देते हैं और सेल जो होते हैं हमारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इस वजह से ड्रग ऑफ चॉइस इन सारी कंडीशन में ये हमारी मेथोट्रेक्सेट होती है, ठीक है। एक बार हम फिर से रिकॉल करा दें तो देखिए हमारी रूमेटॉइड अर्थराइटिस में है, इस तरीके से कोरियो कार्सिनोमा में, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में और मोलर प्रेगनेंसी में, इन सारी कंडीशन में ये मेथोट्रेक्सेट इसी मैकेनिज्म के थ्रू सेल साइकिल को स्टॉप कर देती है, ठीक है। तो ये ह्यूमन से मेथोट्रेक्सेट याद करना है कि ह्यूमन में मेथोट्रेक्सेट यूजफुल होती है। और बैक्टीरिया में देखिए बैक्टीरिया के सेल साइकिल को हम ट्राइमेथोप्रिम से इनहिबिट कर देते हैं। तो ट्राइमेथोप्रिम एंटी माइक्रोबियल हो जाती है, क्योंकि ये बैक्टीरिया में इस स्टेज को रोक देती है, तो ये एंटी माइक्रोबियल एंटीबायोटिक हो गई। और प्रोटोजोन में देखिए हम पायरिमिथामाइन, तो पायरिमिथामाइन में भी हम इसी स्टेप को डाइहाइड्रोफोलेट को टेट्राहाइड्रोफोलेट में नहीं कन्वर्ट होते थे, और यहाँ पे हमारी पायरिमिथामाइन है, यानी एंटी प्रोटोजोन हो गई और ये एंटीबायोटिक हो गई। और ये मेथोट्रेक्सेट जो है ये हमारी इम्यूनोसप्रेसिव वगैरह हो गई, ठीक है। तो ये ह्यूमंस में इस्तेमाल होती है। तो ये ह्यूमंस में मेथोट्रेक्सेट, ट्राइमेथोप्रिम ये जो होती है बैक्टीरिया में टी से, और प्रोटोजोआ में पायरिमिथामाइन, ये हो गया हमारा, ठीक। तो इस तरीके से हम ये बता दिए। और यहाँ पे देखिए हम बताएं कि ये मेथोट्रेक्सेट जो होती है, मेथोट्रेक्सेट यहाँ पे भी वर्क करती है। और मेथोट्रेक्सेट देखिए ये प्यूरिन सिंथेसिस को भी इनहिबिट कर देती है, और प्यूरिन सिंथेसिस में ये सेम उसी एंजाइम को इनहिबिट करती है जिसको हमारे 6 मेरकेप्टोप्यूरिन इनहिबिट करती है, यानी गुआनिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज, तो इसको इनहिबिट कर देती है। तो इस तरीके से ये यहाँ पे यूजफुल होती है। और फिर ये हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है। पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखिए 2 इंपॉर्टेंट चीज बताएगी कि हम यहाँ पे पहले बता चुके हैं, यहाँ पे लिखा है, फिर से बता देते हैं। तो देखिए CPS1 जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है, और ये यूरिया साइकिल का पार्ट होता है और फाउंड इन लीवर, ठीक। तो ये जो CPS1 एंजाइम होता है जिसको हम कार्बोमाइल फास्फेट सिंथेटेज 1 एंजाइम बोलते हैं, हम बता चुके हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और यूरिया साइकिल का है, और ये सिर्फ लीवर में पाया जाता है, सिर्फ लीवर में पाया जाता है। जबकि CPS2 जो होता है ये साइटोसोल में होता है, ठीक है। हम यहाँ पे बता के आ चुके हैं कि CPS2 जो होता है साइटोसोल में होता है, और ये पायरिमिडीन सिंथेसिस का एंजाइम है, और ये फाइंड इन मोस्ट सेल, तो मोस्ट सेल में प्रेजेंट होता है, लेकिन ये कॉमनली जो प्रेजेंट होता है ना, ये कॉमनली हमारा लीवर में ही प्रेजेंट होता है। इस वजह से हम यहाँ पे बताएं कि पायरिमिडीन सिंथेसिस हमको लीवर में ही देखने को मिलती है, और लीवर में एक्सक्लूसिव नहीं देखने को मिलती है, जबकि यूरिया साइकिल जो होती है हमारी ये एक्सक्लूसिवली लीवर में देखने को मिलती है। इस वजह से यहाँ पे एक और डिफरेंस बताया गया है। पायरिमिडीन सिंथेसिस हमारी पूरे सेल में भी देखने को मिलती है, पूरी सेल में देखने को मिलती है, लेकिन मोस्टली हमको लीवर में देखने को मिलती है। तो जैसे हम यहाँ पे लीवर में आपको बताएं, लेकिन आपको अगर पूरी बॉडी का ऑप्शन आ रहा है तो पूरी बॉडी आप क्लिक कर सकते हैं, लेकिन यूरिया साइकिल ये सिर्फ लीवर में ही होती है, यहाँ पे ये बताया गया, ठीक। तो इस तरीके से हमारा पूरा डी नोवो पिरिमिडीन एंड डी नोवो प्यूरिन सिंथेसिस ये पाथवे कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ पे पूरा हम बता दिए कैसे कैसे कौन से स्ट्रक्चर बनते हैं। देखिए यहाँ पे हम बताएं कि यहाँ पे हमारा जो ये प्यूरिन होता है इसमें देखिए ये सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, एस्पार्टेट, ग्लाइसिन और ग्लूटामाइन, ये कैसे बनते हैं हम यहाँ पे ये वाला पाथवे बता दिए। और उसका फिर ये वाला देखिए हमारा ये पिरामिडीन है, यहाँ पे एस्पार्टेट और कार्बोमाइल फास्फेट, इन दोनों के ज्वाइंट होने से ये बनता है, और इसका भी हम यहाँ पे पूरा बता दिए। और कौन से स्टेप में परेशानी आती है तो हमको क्या देखने को मिलता है, और कौन से स्टेप में कौन सी ड्रग आके वर्क करती है, मैकेनिज्म अपना कैसे शो करती है, हम यहाँ बता दिए। और ये देखिए हम सारे जो है न्यूक्लियोटाइड को बता दिए, और ये जो न्यूक्लियोटाइड नहीं बनेंगे इस वजह से देखिए हमारे जो डीएनए का पूरा चैन है, ये डीएनए की चैन जो हमारी ब्रेक हो जाएगी, और डीएनए जो है
सिंथेसिस नहीं हो पाएगी, इस वजह से सेल साइकिल आगे नहीं जाएगी, और सेल साइकिल आगे नहीं जाएगी तो हमें पूरा परेशानी आगे देखने को मिलेगी। तो हम पूरा ये बता दिए, और फिर यहाँ पे हम ये सारे ड्रग्स को भी बता दिए, और मेथोट्रेक्सेट पे हम और ज़्यादा फोकस करके बताया क्योंकि मेथोट्रेक्सेट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है हमारे एक्टोपिक प्रेगनेंसी में, इसी तरीके से कोरियोकार्सिनोमा में, और मोलर प्रेगनेंसी की कंडीशन में, इसी तरीके से रूमेटॉइड अर्थराइटिस में। देखिए हम यहाँ पे ओवरऑल बता रहे हैं, और इन कंडीशन में कब कब, इनमें भी कई सब कंडीशन होती है, उस कंडीशन में कब ये ड्रग ऑफ चॉइस होंगी, आप वहाँ से सारे टॉपिक में हम डिटेल में बताएं। यहाँ पे हम डिटेल में नहीं बता रहे हैं, बस यहाँ पे हम ओवरऑल रिव्यू आपको दे दिए, और ये CPS 1 और CPS 2 के फर्क बताए, जो कि यहाँ पे हम ऑलरेडी बता चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं।